हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल। और आज हम फिर से लेकर के आए हैं हमारे इसी बुक के नेक्स्ट चैप्टर क्या नेक्स्ट वीडियो। और इसमें अगर हम बात करेंगे, जितना हमने कल पढ़ा तो उसको आई होप आप लोगों ने रिवाइज़ कर लिया होगा। जो चीज़ें नहीं समझ में आती है प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि मैम इसको किस ट्रिक से याद कर सकते हैं, या फिर मैम इसका सही क्या है या गलत क्या, मतलब जो कुछ क्वेश्चन आपको थोड़े बहुत डाउटफुल लगते हैं तो आप लोग आपसे मुझे कभी भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट के ज़रिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। रस मीमांसा के लेखक कौन है? तो इसके कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, कौन है? रस मीमांसा के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हालांकि ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। ठीक है, अब देखिए काव्य प्रकाशन की रचना किसने की थी? तो आचार्य मम्मट ने। किसने की थी? आचार्य मम्मट ने। ये भी कभी नहीं पूछा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं श्रृंगार प्रकाश किसकी रचना है? तो भोज। ठीक है, श्रृंगार प्रकाश किसकी रचना है? भोज की रचना है। ठीक है, अगर बात करेंगे आचार्य वामन की तो उन्होंने क्या दिया था? रीतिमत सिद्धांत दिया था। ठीक है, अब आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि जो वामन होते हैं, वामन अभी हमने पढ़ा था ना कि जो कुमार होते हैं, ठीक है, वो बहुत ही क्या होता है कि रीति तरीके से चलते हैं, मतलब रीति रिवाजों का ना उनको बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है उनको कि नहीं भाई हमें रीति रिवाजों के अकॉर्डिंग ही करना है, जब तक वो वामन रहते हैं। फिर जहाँ वो ज़्यादा बड़े हो जाते हैं तो फिर इधर उधर फिर इतना ज़्यादा सिद्धांत फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, अब देखिए सहानुभूति का सिद्धांत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सहानुभूति का सिद्धांत किससे है? क्रोचे से है। अब आपको किस तरह से याद कर सकते हैं कि जो कॉकरोच होते हैं, ठीक है, बेचारे उनको देख करके ना थोड़ा सा सहानुभूति भी होती है। ठीक है, कि यार देखो इनकी ज़िंदगी भी देखो किस तरह की है। ठीक है, बाहर आते हैं बेचारे लोग उनको मार देते हैं, ठीक है, कचरा फैलाते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि जो सहानुभूति का सिद्धांत है किसके हैं? क्रोचों का है। नेक्स्ट देखते हैं उद्दान। ठीक है, तो उद्दान का सिद्धांत किसने दिया है? तो लोजाइनस ने। किसने? लोजाइनस ने। ठीक है, अब आप इसको किस तरह से याद कर सकते हैं? उद्दान मतलब जो उद्दंड बच्चे होते हैं, ठीक है, जो थोड़े से शरारती टाइप के बच्चे होते हैं, उद्दंड जो करते हैं, तो उनको हम क्या करते हैं? ठीक है, कि लो जाने दो उनको। ठीक है, तो लो जाइनस। ठीक है, लो जाने दो उनको, तो लो जाइनस। ठीक है, उद्दान का सिद्धांत। अब अनुकृति की बात, ठीक है, ये हमने तो पढ़ा है। अनुकृति का सिद्धांत किसका है? तो अनुकृति का सिद्धांत किसका है? अरस्तु का है। ठीक है, अनुकृति का सिद्धांत। ठीक है, और एक हमने और इसी में पढ़ा था, आपको अगर याद होगा, कि कला सत्य की अनुकृति है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसी में कला सत्य की अनुकृति है। अगर सत्य की अनुकृति मतलब हो गया, वो हो गया इसका प्लूटो का। ठीक है, कि वो सत्य में उसकी अनुकृति है, मतलब सत्य है कि वो उसकी अनुकृति है, तो वो किसका हो गया? प्लूटो का। अगर सिर्फ आ गया अनुकृति का सिद्धांत, समझ में? अगर अनुकृति का सिद्धांत आ गया तो वो किसका है? अरस्तु का है। किसका है? अरस्तु का है। तो इन दोनों में कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। ठीक है, अब नाट्यशास्त्र। ठीक है, तो नाट्यशास्त्र पुस्तक, ये तो कल भी मैंने आपको बताया था कि किस तरह से याद कर सकते हैं कि हमारे जो भारत के मुनि हैं वो नाटक करते हैं। ठीक है, तो भरत मुनि का क्या हो गया? नाट्यशास्त्र हो गया, है ना। अब देखिए नाट्यशास्त्र किस भाषा में लिखा गया है? तो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। एक मिनट फ्रेंड्स। ठीक, अब देखिए इसको किस भाषा में लिखा गया है? तो नाट्यशास्त्र जो है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में? क्योंकि हमारे पुराने वेदों में से, मतलब पुरानी रचनाएं ही ये सब, तो उस समय कौन सी भाषा चलती थी? संस्कृत भाषा। हालांकि काफ़ी हार्ड भाषा है, बट संस्कृत भाषा में लिखी गई। ठीक है, अब देखिए किस शताब्दी में लिखी गई? तो ये प्रथम शताब्दी में लिखी गई। किस में? प्रथम शताब्दी में। किस भाषा में लिखी गई? संस्कृत भाषा में लिखी गई। किसने लिखा था? भरत मुनि ने लिखा था। कौन सी पुस्तक लिखा था? नाट्यशास्त्र लिखा था। ठीक है ना। अब देखिए इसमें कितने प्रकार के अभिनय का उल्लेख है? तो 3 प्रकार के अभिनय का उल्लेख है। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है रस का केंद्र क्या कहा गया है? रंगमंच कहा गया है। इस भरत मुनि ने जो है वो रस का केंद्र क्या माना है? रंगमंच माना है। ठीक है, अब रस सिद्धांत किस पर आधारित है? तो रस निष्पत्ति के ऊपर। ठीक है, निष्पत्ति के अनुसार जो है इस पे माना गया है। अगर बात करेंगे कि नाट्यशास्त्र में किन किन रंगों को उल्लेख है? तो लाल, पीला, श्याम। श्याम मतलब क्या होता है? काला। ठीक है, श्याम मतलब सांवला, सांवला काले को ही आता है। ठीक है, तो देखिए किन रंगों का उल्लेख है? तो लाल, पीला, श्याम। हालांकि पूछा नहीं जाता, फिर भी आप याद रखिएगा। ठीक है, भरत मुनि ने कला शब्द का प्रयोग किस रूप में किया है? तो यथार्थवादी रूप में किया है। किसमें? यथार्थवादी रूप में किया है। और देखिए
प्रथम विख्याता कौन है? तो भट्ट लोलक हैं। ठीक है, नाट्य शास्त्र के प्रथम विख्याता कौन है? भट्ट लोलक हैं। ठीक है, अब बात करते हैं काव्य रस की आत्मा। ये किसने बोला है? ये अभिनव गुप्त ने बोला है। ठीक है, ये अभिनव गुप्त का कथन है कि काव्य रस की आत्मा है। ठीक है, रस काव्य की आत्मा है। अब अभिनव गुप्त के बारे में पता कर लेते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ? श्रीनगर जम्मू कश्मीर में हुआ था। कहाँ पर? श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। ठीक है ना। अब देखिए नाट्य शास्त्र। अब बात आ गई किसके? हमारे नाट्य शास्त्र की बात आ गई। ठीक है, तो नाट्य शास्त्र जो हमारे किसने लिखा है? तो याद करिए, नाट्य शास्त्र हमारे किसने लिखा है? भरत मुनि ने लिखा है। किसके? भरत मुनि। जो नाटक करते हैं वो किसने? हमारे जो भारत के मुनि लोग होते हैं वो नाटक करते हैं। ठीक है, अब उसमें देखिए लोचन नामक टीका किसने लिखा है? तो ये अभिनव गुप्त ने लिखा है। लोचन नामक टीका, इसको याद रखिएगा। ठीक है ना। अब देखिए बात करते हैं हमारे ए.के. स्वामी ने सौंदर्य शास्त्र के कितने प्रकार बताए हैं? तो 2 प्रकार के। ए.के. स्वामी मतलब आनंद कुमार स्वामी, पूरा नाम इनका ये है। ठीक है, सौंदर्य शास्त्र को कितने प्रकार के बताए हैं? 2 प्रकार के बताए हैं उन्होंने। ठीक है ना। अब देखिए विश्वकर्मा ने सृष्टि का चित्र बनाया है। ठीक है, किस ग्रंथ में उल्लेख है? तो ये चित्र सूत्र में उल्लेख है। किसमें? चित्र सूत्र में उल्लेख है। ठीक है, अब देखिए इसमें कितने प्रकार के चित्र का उल्लेख किया गया है? तो 4 प्रकार के। ठीक है, चित्र सूत्र की बात कर रहे हैं अभी हम। ठीक है, तो कितने? 4 प्रकार के। ठीक है, और कितने प्रकार के पुरुषों के बारे में उल्लेख किया गया है? तो 4 प्रकार के पुरुषों के बारे में भी उल्लेख किया गया है। ठीक है, भारत में सौंदर्य शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? भरत के मुनि जो हैं। ठीक है, यानी कि भरत मुनि को ही सौंदर्य शास्त्र के जनक भी कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए विश्व स्तर पर सौंदर्य शास्त्र का जनक, ये तो हमारे भारत की बात हो गई कि भारत में तो भरत मुनि थे। अब बात करते हैं अगर हम विश्व में, तो विश्व में जो है सौंदर्य शास्त्र के जनक किसे माना जाता है? तो माउंट गॉटन को। ठीक है, किसको? वाउमा गॉटन को। ठीक है, वाउमा गॉटन, उनको माउंट गॉटन हमेशा एक पढ़ते हैं, बट ये है वाउमा गॉटन को। ठीक है, अब देखिए लावण्य, बात आती है लावण्य की, तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। लावण्य, ठीक है, लावण्य मतलब होता है बाह्य सुंदरता। आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं कि लावण्य एक होता है ना, लावण्य डांस वगैरह कुछ। लावण्य डांस जो उधर चलता है महाराष्ट्र में। ठीक है, तो महाराष्ट्र में देखिए साड़ी कितनी अच्छे तरीके से पहनती है कि मतलब बहुत सुंदर लगती है। मतलब उनको देखने में, यानी कि उनकी बाहरी आंतरिक सुंदरता तो हम देख नहीं सकते, बट यह है कि बाहरी सुंदरता उनकी जो है ना बहुत सुंदर। मतलब साड़ी जिस हिसाब से पहनती हैं, ज्वेलरीज जिस हिसाब से पहनती हैं और डांस जिस हिसाब से करती हैं, तो लावण्य आप उस हिसाब से रिलेट कर सकते हैं, बाह्य सुंदरता को कहते हैं। ठीक है, यह कथन किसका है कि मोती की तरलता की भांति चित्र के अंगों को शोभित करने वाले गुण को लावण्य कहा गया है? तो ये रूप गोस्वामी का है। किसका है? रूप गोस्वामी का। ठीक है, अब रूप, जो हमारे रूप होते हैं, रूप में ही अंग आते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि यह आपके रूप को ही जो है थोड़ा सा बता रहा है कि मोती की तरलता के भांति चित्रों के अंगों को शोभित करने वाले गुण को लावण्य कहा जाता है। अब देखिए सादृश्य। सादृश्य मतलब क्या होता है? सामने का दृश्य। ठीक है, सामने का दृश्य यानी कि जो आप साक्षात दृश्य देख रहे हैं, यानी कि किसी वस्तु या चित्र को हूबहू चित्र। ठीक है, आप यानी कि जो अपने सामने दृश्य देख रहे हैं उसी का चित्रण करना, हूबहू चित्रण करना। ठीक है ना, उसे बोलते हैं सादृश्य, जिसे स्टील पेंटिंग भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए किस पुस्तक में सादृश्य को चित्र की प्रथम वस्तु मानी गई है? तो चित्र सूत्र में मानी गई है। किस में माना गया है? चित्र सूत्र में। ठीक है, अब देखिए चित्र सूत्र की रचना किसने की थी? तो नारायण मुनि ने की थी। ठीक है, चित्र सूत्र की रचना किसने की थी? नारायण मुनि ने। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। ठीक है ना, तो इसको आप किस तरह से याद कर सकते थे? जो नारायण है, ठीक है, नारायण जो हमारे जो नारायण जी थे, ठीक है, वो क्या करते थे? सबको एक सूत्र में ही बांधे रहते थे। मतलब हालांकि इधर की बातें उधर करते थे, लेकिन फिर भी बाद में वो जा कर के सबको सही कर देते थे। ठीक है, तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि जो नारायण जी थे ना, वो सबको एक सूत्र में बांधते थे। ठीक है, तो उसी से हो गया चित्र सूत्र। ठीक है, अब बात आती है वर्णिका भंग। ठीक है, तो वर्णिका भंग से क्या तात्पर्य है? विभिन्न प्रकार के रंगों का सम्मिश्रण। ठीक है, मतलब कई रंगों का सम्मिश्रण को क्या कहा गया है? वर्णिका भंग।
अब बात आती है हमारी भारतीय चित्रकला की। ठीक है, तो भारतीय चित्रकला के बारे में हम बात करेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ये। तो देखिए, भित्ति चित्रण किसे कहते हैं? जो दीवार पर चित्र किया जाता है। भित्ति मतलब होता है दीवार। ठीक है, तो जो दीवार पर चित्रण किया जाता है उसे भित्ति चित्रण कहते हैं। ठीक है ना। तो भित्ति चित्रण को अंग्रेजी में किस नाम से जाना जाता है? म्यूरल। ठीक है, देखिए कई बार बोला जाता है म्यूरल पेंटिंग भी। ठीक है, तो जो भित्ति चित्रण होता है उसे को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? म्यूरल कहा जाता है। ठीक है ना। अब देखिए, चित्रपट का आधार क्या होता है? कपड़ा। जो कपड़े पे चित्रकारी की जाती है, ठीक है, उसे क्या बोला जाता है? चित्रपट। ठीक है। अब देखिए, इसमें चित्रफलक क्या होता है? चित्रफलक में लकड़ी, पत्थर, कांच, जिंक प्लेट पर बनाया गया चित्रण। ठीक है, अगर इन पर बनाया गया तो उस क्या बोलेंगे? चित्रफलक कहा जाएगा। ठीक है। अब लघु चित्र क्या होता है? तो लघु चित्र जो है कागज और ग्रंथों पर बने चित्र को कहते हैं। ठीक है, जो कागज पर और ग्रंथों पर बने जाते हैं उसे लघु चित्र, यानी कि छोटे छोटे चित्र जो बनते हैं। ठीक है ना, हमारी बड़ी बड़ी पेंटिंग्स नहीं होती हैं, उसे लघु चित्र कहा जाता है। ठीक है ना। अब देखिए, ग्रंथों में वर्णित मानव जीवन के प्रमुख कितने प्रयोजन बताए गए हैं? तो 4 बताए गए हैं। ठीक है, नॉर्मली 4 ही हैं। अर्थ, धर्म, कान, मोक्ष, ये नॉर्मली 4 ही होते हैं। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा याद करिए तो इम्पॉर्टेंट है। प्रतीकात्मक किस देश की कला की विशेषता है? तो भारतीय चित्रकला। प्रतीकात्मक, ध्यान दीजिएगा, भारतीय चित्रकला की विशेषता है। ठीक है। अब भारतीय चित्रकला की प्रमुख विशेषता क्या है? तो ये देखिए, ये हमारे पास है धार्मिकता, कल्पना, प्रतीकात्मकता, अलंकारिकता, आदर्शवादिता, रेखा एवं रंग। ये सारी चीज़ें जो है हमारे भारतीय चित्रकला की विशेषता है। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको ये हर हाल में याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें से कुछ भी आ सकता है। आपको बोल सकते हैं कि धार्मिकता, ठीक है, भारतीय चित्रकला की विशेषता क्या है? कल्पना भी आ गया, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर इन 5 में से कोई भी ऑप्शन है आपके पास तो आप उसको राइट कर सकते हैं। आपको राइट करना ही होगा, सकते हैं, क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं कुछ भी। अब देखिए, पत्थरों पर उत्कीर्ण किए गए लेखों को, जो पत्थरों पर उत्कीर्ण किए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? शिलालेख। शिला मतलब होता है पत्थर, लेख मतलब होता है लिखा हुआ, यानी कि जो पत्थर पर लेख लिखा होता है, पत्थर पर उत्कीर्ण किया जाता है, उसे क्या बोला जाता है? शिलालेख। अब देखिए, विनय पट्टिका किसे कहते हैं? तो विनय पट्टिका जो है धर्म का ग्रंथ है। ठीक है, और किस धर्म का ग्रंथ है? तो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। ठीक है ना। अब देखिए, ऋग्वेद में ही अग्नि देवता के चित्र को जो है वो चमड़े पर बनाया गया। ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछा है, इसको आप हाईलाइट करके आप इसको हर हाल में याद कर लीजिएगा। ठीक है। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की हमारी बात करेंगे तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि किस शासक के सिक्के पर भगवान बुद्ध का चित्र अंकित है? तो कनिष्क। किसके? कनिष्क। ठीक है। अब देखते हैं, मार्कंडेय मुनि द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? ठीक है, तो राम, ये तो हमने बहुत बार पढ़ लिया है कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण। विष्णु जी हैं, तो विष्णु जी की पुस्तक कौन लिखा है? विष्णु जी हमेशा मार काट करते हैं, तो मार्कंडेय मुनि। ठीक है। अब देखिए, इसी पुस्तक में जो है गुप्त काल में किस शताब्दी में लिखा गया है? तो ये 6वीं शताब्दी में लिखा गया है। किस में लिखा गया है? 6वीं शताब्दी में लिखा गया है। ठीक है। अब बात आती है चित्रसूत्र की। तो चित्रसूत्र को अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसने किया है? तो स्टेला क्रैमब्रिज ने किया है। किसने किया है? स्टेला क्रैमब्रिज ने किया है। ठीक, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसीलिए आप याद कर लीजिएगा इसको। ठीक है। अब चित्रसूत्र को कितने अध्यायों में? 9 अध्यायों में बांटा गया है। कितने अध्याय में बांटा गया है? 9 अध्याय में। ठीक है। अब देखिए, विष्णु धर्मोत्तर पुराण के कितने मुख्य रंग बताए गए हैं? तो इसमें 5 बताए गए हैं। ठीक है। विष्णु जी की समझ लीजिए कि 5 अस्त्र जो है वो लेकर चलते थे इस तरह। तो इसको जो है विष्णु धर्मोत्तर पुराण के कितने मुख्य रंग बताए गए हैं? तो 5 बताए गए हैं। ठीक है। ये आपका लाल, पीला, नीला तो है ही, जो हमारे मेन रंग है लाल, पीला, नीला, उसके साथ जो है श्वेत और कृष्ण रंग भी है। कौन सा है? श्वेत और कृष्ण, यानी कि सफ़ेद और काला। ठीक है, ये दोनों भी हैं। अब देखिए क्या बोला गया है कि नारायण मुनि ने, ठीक है, विश्वकर्मा की चित्रकला सिखाई थी। ठीक है, ये तो हमें पता है कि नारायण मुनि ने ही विश्वकर्मा जी को चित्रकला सिखाई थी, लेकिन ये किस ग्रंथ में है? ठीक है, तो ये किस में है? चित्रसूत्र में लिखा गया है। किस में लिखा गया है? चित्रसूत्र में लिखा गया है। ठीक है ना। अब देखिए, इसी ग्रंथ में, ठीक है, चित्रसूत्र में ही ये भी लिखा गया है कि विश्वकर्मा ने सृष्टि का चित्र बनाया था। ठीक है, इसी में क्या बताया गया था कि विश्वकर्मा ने सृष्टि का चित्र बनाया था, और विश्वकर्मा को, ठीक है, चित्रकला किसने सिखाई थी? तो ये नारायण मुनि ने सिखाई थी।
ठीक है ना। अब चित्रसूत्र में कितने प्रकार के चित्रों को बताया गया है, तो 4 प्रकार के चित्रों को बताया गया है। ठीक है, चित्रसूत्र में कितने प्रकार के पुरुषों का उल्लेख है, तो 4 प्रकार के पुरुषों का उल्लेख है। चित्रसूत्र में कितने प्रकार के रसों का उल्लेख किया गया है, तो 9 प्रकार के। ठीक है, चित्रसूत्र में कितने प्रकार को रसों का उल्लेख किया गया, 9 प्रकार के उल्लेख जो है वो किया गया है। और भरत मुनि ने कितने किए हैं, भरत मुनि ने 8 रसों का उल्लेख किया है। ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, चित्रसूत्र में 4 प्रकार के चित्रों को बताया गया है, सत्य चित्र, नागर चित्र, वर्णिक चित्र और मिश्रित चित्र। ठीक है, ये 4 तरह के हो गए। और चित्रसूत्र में 5 प्रकार के पुरुष जो है वो बताए गए हैं। ठीक है, हंस, भद्र, रोचक, मालव्य। अब देखिए बात करते हैं चित्र लक्षण। ठीक है, चित्र लक्षण ये हमारा एक नया ग्रंथ आ गया है। चित्र लक्षण की रचना किसने की थी, तो नग्नजीत या अभयजीत। ठीक है ना, नग्नजीत या फिर अभयजीत ने। ठीक है, चित्र लक्षण। अब ध्यान दीजिएगा इसको किस तरह से याद करने का, हालांकि इसके बारे में हम स्टोरी बता देंगे लेकिन फिर भी आप भूल जाएंगे कि इसको किसने याद किया। तो बहुत ही अच्छी सी ट्रिक्स है, जैसे ख़राब भी है लेकिन फिर भी आप इसको याद कर सकते हैं कि जो नग्न होते हैं ना, ठीक है, उसको हम बोल सकते हैं अरे यार इसके लक्षण बहुत ख़राब है, देखो ये नग्न घूम रहा है, समझ रहे हैं ना। ठीक है, तो आप इसको जो है इस तरह से याद करते हैं, लक्षण बोलते हैं ना, लक्षण बड़े ख़राब है, इसको देखो एकदम पूरे कपड़े खोल वोल के घूम रहा है। तो ध्यान दीजिएगा कि लक्षण, चित्र लक्षण की बात आएगी तो क्या आ जाएगा, नग्नजीत। सिर्फ याद करने की ट्रिक्स है, अदरवाइज़ कुछ नहीं ऐसा है। ठीक है, बहुत अच्छे हैं ये लोग। चित्र लक्षण में कितने रसों को बताया गया है, तो 9 रसों को बताया गया है। चित्र लक्षण में कितने, 9 रसों को बताया गया, अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, और नाट्यशास्त्र में 8 रसों के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब देखिए इसमें आगे हमारे कौन कौन से रस हो गए, श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य रस, रौद्र रस, भयानक रस, विभत्स रस, शांत रस, वीर रस, अद्भुत रस। ठीक है, किस ग्रंथ के रस हैं ये पूरे के पूरे, ये चित्र लक्षण हैं। ठीक है, चित्र लक्षण में नेत्र कितने प्रकार के बताए गए हैं, तो ये भी 5 प्रकार के बताए गए हैं। ठीक है, महाभारत की पुस्तक के को किसने लिखा था, वेद व्यास। इसकी भी ट्रिक्स मैंने आपको बताया था किस तरह से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए किस पुस्तक में उषा और अनिरुद्ध की प्रेम प्रसंग पर आधारित चित्रकला का प्रमाण मिलता है, तो ये महाभारत में मिलता है। किस में मिलता है, महाभारत में। ठीक है ना। अब देखिए जो ये चित्रलेखा है, ठीक है, चित्रलेखा नामक कलाकार का वर्णन किस पुस्तक में मिलता है, तो महाभारत में ही मिलता है। कौन सी, चित्रलेखा। और महाभारत का ही अगर हम देखेंगे कि अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है, ठीक है, तो ये किसने किया है, फ्रांच बॉय ने। किसने, फ्रांच बॉय ने। ठीक है, इसको किसमें, अंग्रेजी में अनुवाद किया है। ठीक है, अब देखिए रामायण। ठीक है, रामायण में कला के अर्थ में किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो शिल्प शब्द का प्रयोग किया गया है। किसका, शिल्प शब्द। ठीक है ना। अब देखिए किस पुस्तक में प्रमाण मिलता है कि राम ने अपनी पत्नी सीता की स्वर्ण प्रतिमा मय नामक शिल्प से बनवाई है, तो रामायण में। ठीक है, रामायण में, क्योंकि रामायण जाहिर सी बात है, रामायण मतलब राम सीता की कहानी थी रामायण में। ठीक है, तो राम ने अपनी पत्नी सीता की स्वर्ण प्रतिमा जो है वो मय नामक शिल्पी से बनवाई थी, क्योंकि एक पूजा होनी थी और पूजा में सीता जी को तो उन्होंने भेज दिया था। ठीक है, लेकिन राम जी की पत्नी तो सीता ही थी, तो इसीलिए उनकी जो है एक सोने की प्रतिमा बनवाई गई थी। और वो प्रतिमा किसने बनाई थी, मय। ठीक है, एक शिल्पी जो थे, मतलब एक शिल्पकार थे, ठीक है, जिनका नाम क्या था, मय था। ठीक है, और उन्होंने इसको बनाया था। अब देखिए रामायण के रचनाकार कौन है, तो ये वाल्मीकि। इसका भी मैंने ट्रिक बताया था, 1 2 3 4 1 2 3 4 याद कर सकते हैं, वरना मैं रामायण और महाभारत में बहुत कंफ्यूज होती हूँ, प्लीज़ आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। रामायण का अंग्रेजी अनुवाद, ठीक है, किसने किया था, अभी तो हमने महाभारत का देख लिया, महाभारत का किसने किया था, फ्रांच बॉय ने किया था। ठीक है, अब रामायण को किसने किया था, तो रामायण का किसने किया था, अगस्ट वेलहैम्स और वान श्लेगन ने। ठीक है, किसका, रामायण का अनुवाद किया था। ठीक है, अंग्रेजी में, हालांकि पूछा नहीं जाता है पर फिर भी आप याद रखिएगा। ठीक है, अब रामचरितमानस का, ठीक है, अब ये तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा, रामचरितमानस जो है वो तुलसीदास ने, क्योंकि कई सारे दोहे हैं, ठीक है, जिसमें रामचरितमानस में तुलसीदास ने रामचरितमानस के कई सारे दोहे को जो है संलग्न किया था, कई सारी वीडियोज़ भी आती हैं जिसमें दिखाया भी है। ठीक है ना, तो अब देखिए इसका एक बड़ी अच्छी सी कहावत भी है। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। देखिए क्या था, राम रवन्ना दुई जन्ना, ठीक है, इनने उनकी नार चुरन्ना, ठीक है, तुलसीदास ने लिखा पुथन्ना।
ठीक है ना। ये एक ऐसी गांव की कहावत है, ठीक है, आप लोग मत याद करिए। रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? तो ये अवधी भाषा में लिखा गया है। किस में लिखा गया है? अवधी में, ठीक है ना। अब देखिए, काशी की इस पुस्तक को करोड़ों की बाइबल कहा जाता है तो रामचरितमानस को, क्योंकि रामचरितमानस बहुत अच्छी किताब है, आपको पढ़ना चाहिए। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें, नॉलेज वाली चीज़ें हैं जो कि आपकी लाइफ में, ठीक है, काफ़ी अच्छा मोड ला सकती हैं। मतलब हर एक चीज़ का उसमें सॉल्यूशन लिखा हुआ है रामचरितमानस में। अगर आप पढ़ेंगे तो काफ़ी धार्मिक भी है, काफ़ी मतलब आपकी नॉलेज वाली चीज़ें आपको मिलेगी, ताकि आपको पता चले कि लाइफ कैसे जीते हैं, ठीक है, हमें कौन से फैसले लेने चाहिए, कैसे नहीं लेने चाहिए, वो सारी चीज़ें हैं। तो देखिए, करोड़ों की पुस्तक जो है, ठीक है, करोड़ों की बाइबल जो है, उसको क्या कहा गया है? रामचरितमानस को कहा गया है। किस पुस्तक में शिल्पकार को चारु और ललित कला को कारु कहा गया है? अष्टाध्यायी में, ये तो हमने पढ़ा था, ठीक है। अष्टाध्यायी पुस्तक की रचना कौन किए थे? तो इसकी रचना जो है वो पाणिनि ने किया था, ठीक है, पाणिनि ने, है ना। अब देखिए, किस पुस्तक में राजा प्रसेनजीत के चित्र रंग महलों का वर्णन किया गया है? तो किसमें? विनय पिटका में। किसमें? विनय पिटका में, विनय पिटक में कहा गया है। अब कथा सरिता सागर पुस्तक की रचना किसने किया था? तो सोमदेव ने किया था। किसने किया था? सोमदेव। अब इसको आप किस तरह से याद कर सकते हैं? सोमदेव। जब आप सोमवार का व्रत रखते हैं, जब आप सोमवार का व्रत खोलेंगे तो उस समय क्या होता है? आपको कथा भी सुननी पड़ती है। अगर आप कथा नहीं सुनेंगे तो आपको सोमवार का व्रत जो है आपने 16 सोमवार किया था वो किसी मतलब का नहीं होगा, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको क्या? सोमदेव, ठीक है। तो कथा सरिता सागर पुस्तक की किसने रचना की थी? सोमदेव ने। किस पुस्तक में? ठीक है, कुमार दत्त और रोलादेव नामक चित्रकार का उल्लेख है? तो कथा सरिता सागर में। किसमें है? कथा सरिता सागर। और जिसके रचनाकार कौन है? सोमदेव, ठीक। अब बात करते हैं कि कुछ पुस्तक में नरवाहक नामक राजकुमार के मूर्ति चित्र व संगीत कला का विशेषज्ञ बताया गया है? तो कथा सरिता सागर में ही बताया गया है, ठीक है ना। अब वृह कथा मंजरी के लेखक कौन है? क्षेमेंद्र हैं, ठीक है। अब सोमदेव और क्षेमेंद्र कहाँ के निवासी? तो कश्मीर के निवासी हैं। सोमदेव और क्षेमेंद्र कहाँ के निवासी हैं? ये कश्मीर के हैं। गीत गोविंद की रचना किसने की थी? जयदेव। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये कई बार आ चुका है, याद कर लीजिएगा। गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? जयदेव है। किस पुस्तक में सौंदर्य के देवता कामदेव के चित्र का उल्लेख मिलता है? तो गीत गोविंद में। किसमें मिलता है? गीत गोविंद में। अब देखिए, नाट्यशास्त्र का जो है संक्षिप्त विवरण दे दिया है, ठीक है, कि लेखक या प्रथम सौंदर्य शास्त्री जो है भरत मुनि है। भाषा किस भाषा में लिखी गई? संस्कृत भाषा में। नाटक का प्रथम ग्रंथ जो है वो नाट्यशास्त्र हो गया। सिद्धांत जो है हो गया वो रस निष्पत्ति का हो गया। परिच्छेद कौन से हैं? 37। अभिनय के प्रकार कितने हैं? 3 हैं। अंगिक अभिनय, वाचिक अभिनय और सात्विक अभिनय, ठीक है। उसके बाद भाव कितने हैं? 49। और रस का केंद्र क्या है? रंगमंच। अब रंग की बात करेंगे तो उसमें 3 रंग जो है बताया गया है नाट्यशास्त्र में, ठीक है। कौन सा बताया गया है इसमें? ठीक है, लाल, पीला और श्याम। ट्रिक लापिस, लापिस से आप याद कर सकते हैं। लाल, पीला, श्याम, लापिस, ठीक है। उसके बाद रस कितने बताए गए हैं? 8 बताए गए हैं। प्रथम विख्याता कौन है? भट्टलोलक है प्रथम विख्याता। दूसरे विख्याता कौन है? शंकुक है। और तीसरे विख्याता कौन से हैं? भट्टनायक हैं, ठीक है। अब देखिए, हमारे पास क्या है कि एक बार हम डॉक्टर अभिनव गुप्ता के बारे में भी देख लेते हैं, ठीक है। अभिनव गुप्ता के बारे में हमने काफ़ी किया था, ठीक है। अब अभिनव गुप्ता के बारे में हम ये देख लेते हैं कि क्या क्या है। तो अभिनव गुप्ता का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो 2 फरवरी 1963 दारागंज, प्रयागराज, यानी कि जो पहले इलाहाबाद नाम था, ठीक है, उसका नाम क्या हो गया है? प्रयागराज नाम हो गया है ना। अब देखिए, डॉक्टर जगदीश गुप्ता के चित्रकार पुत्र का नाम क्या था? अब डॉक्टर जगदीश गुप्ता की बात हो रही है, ठीक है। उनके पुत्र का नाम ही क्या है? अभिनव गुप्त नाम है, ठीक है ना। अब अभिनव गुप्त की शिक्षा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो BA कानपुर से हुई है, ठीक है ना। और किस कला विद्यालय के प्रोफेसर पद पर कार्यरत हैं? ठीक है, तो अभी भी हैं, ठीक है। दृश्य कला विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज में है, ठीक है ना। इनका माध्यम क्या था? चित्रों का तो वाष्प पद्धति से था, ठीक है। और चित्र का तैल रंग, जल रंग, एक्रेलिक माध्यम आत्मचित्र का निर्माण करते थे, ठीक है। और किस प्रकार के आर्टिस्ट माने जाते हैं? ये रेखा आर्टिस्ट माने जाते हैं, मतलब इन्होंने रेखा चित्र काफ़ी अच्छे बनाते हैं। सर्वाधिक चित्रण किसका किया इन्होंने? तो नारियों का किया है, ठीक है। समकालीन कलाकार प्राकृतिक चित्रण में सिद्धहस्त थे ये, ठीक है।
राज्य स्तरीय अध्यापक कला प्रदर्शनी उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र में किसके नेतृत्व में किया गया था? तो इन्हीं के नेतृत्व में, डॉक्टर अभिनव गुप्त के नेतृत्व में किया गया था। ठीक है, और इन्होंने ही, ठीक है, DAV आर्ट कॉलेज कानपुर से शिक्षा प्राप्त की थी और प्रयागराज राज्य विश्वविद्यालय के लोगो चित्रकार द्वारा, इन्हीं के द्वारा तैयार किया गया था। जो मतलब विश्वविद्यालय का, अपने यहाँ का प्रयागराज का, ठीक है, राज्य विश्वविद्यालय का जो लोगो है, ठीक है, वो किसने तैयार किया था? तो ये अभिनव गुप्त ने ही तैयार किया था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड